Okay, so good morning, students. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fill-A-Form platform. As you can see the timetable of your class, where every day your class will be at 10 AM. ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, हर रोज ऐप पे होती है, जिसकी टाइमिंग आपकी रहती है 10 AM। सेम आपकी जो यूट्यूब पे क्लास रहती है वो आपकी थर्सडे और सैटरडे को रहती है, उसकी क्लास की टाइमिंग रहती है आपकी 10 AM। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि टाइम आपको पता है, अब टाइम वेस्ट मत करो भाई। ठीक है, तो अगेन आज हम अपना फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन वाला जो हमारा रेस्ट ऑफ दी पोर्शन रह गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेज विच इज आपको होम साइंस पेपर 2 का आपको कोर्स मिल जाता है सिर्फ 2499 में। तो जिस किसी को भी कोर्स परचेज करना है, सिंपली आप अपने फिल फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे कोर्सेज का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, वहाँ से आप जाके सिमिलरली होम साइंस वाले कोर्स पे क्लिक कर देना, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको बाय कर लेना है। एक गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को इस अमाउंट पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको माथुर 10 कूपन कोड का यूज करना होगा। जैसे आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो ये जो आपकी अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग मनदीप जी। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। होम साइंस, कैसे हो मनदीप जी आप? पिलर होम, ये आपका चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो फिलर फॉर्म के, और साथ ही साथ इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी रिगार्डिंग अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ काम दिया था, किया आपने वो काम? बताओ पहले, क्या कहा था मैंने कल आपको करने के लिए? आज एक पता बहुत अच्छा सा मैंने कोट देखा था मॉर्निंग में, इतना अच्छा कोट था। चलो मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत अच्छा था वो कोट। देखो, ये था कि एक दिन मिल जाएगा तुझे तेरे हक का सब कुछ, बस तब तक चलते रहना, रास्ता आसान नहीं होगा पर हिम्मत मत हारना। ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस अपनी कोशिश करते जानी है, और कोशिश करते जाओगे, एक दिन वो आएगा जिस दिन आपको आपकी कोशिश का फल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस, और आप लोग तो मेरे शेर बच्चे हो, है ना? तो आप लोग तो हार मानने वाले नहीं हो बिल्कुल भी, बस चलते जाना और आपको रास्ते, आपकी मंजिल है वो जरूर मिल जाएगी। डन। स्माइल कहाँ है आप लोगों की, ये बताओ पहले तो। आज कहाँ गई स्माइल? ऐसे तुम लोग ठंड में ठुठुर रहे हो कि, ये बताओ हैं? चलो आज यही बताओ मुझे, या फिर आप लोगों ने न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से नहीं लिया अपनी बॉडी में? अच्छा, ठंड लग रही है। अब क्या करूँ यार, ठंड तो मुझे भी लग रही है, बट कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो हम लोग एकदम तरोताजा मिला करेंगे। अब चलो आप लोग देखो, आप लोग तो एकदम कंबल में बैठे होगे, आपके पास तो कोई वो नहीं है ना, आप लेट के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, कंबल ओढ़ के मस्त कैसे भी पढ़ सकते हो। अब हमारी तरफ भी तो देख लो जरा, है ना? मुझे देख के मोटिवेशन नहीं आता तुम्हें? मैं भी तो बैठी हुई हूँ, मैं सोचो मैं तो बैठी हूँ, है ना? तुम्हारे पास तो फ्रीडम है, कंबल ओढ़ के बैठो, बगल में कॉफी रखी है या चाय रखी है, नाश्ता चल रहा है, क्लास चल रही है, बढ़िया भाई। इससे ज्यादा और क्या लोगे तुम? पूरे सिनेमा हॉल के मजे ले रहे हो, राइट?
चलो अब पढ़ लेते हैं। और कल आपने जो कुछ भी खाया तो उसमें मैंने क्या कहा था आपसे कि जो भी खा रहे हो उसमें देख लेना कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपका मिल रहा है उससे। किया था ये काम कि नहीं किया था, ये बताओ। किया था। बताओ जल्दी। हेलो, वेरी गुड। तो बताओ, चीजें याद रही आपको कि नहीं रही? क्या चेंज आपको देखने को मिला जब आपने ऐसा किया? तो क्या चीज आपको फील हुई, वो बताओ मुझे। जल्दी याद हो गया ना। और देखो, आप पता है इसको भूलोगे भी नहीं, कभी नहीं भूलोगे। पता है, देखो आपका जो नेट एग्जाम है ना, वो नेट एग्जाम अब आपका थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ। यानी कि उसमें थ्योरी के बेस में आपके क्वेश्चंस तो रहते हैं, लेकिन पता है वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। और पिछले बैच के अगर स्टूडेंट आप होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट डे वन से ही मैं आप लोगों को क्या बोलती आई हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने हमेशा आपको यही बोला है ना? क्यों, इसीलिए क्यों बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से चीजें आपकी पूछी जाएंगी। और इस बार देखो, इस एग्जाम में वही चीज आपको देखने को मिल गई थी। थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ही मिले थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। सारे जितने भी, कोई भी आप क्वेश्चन उठा लेना। और मनदीप जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर कर देना। शेयर नहीं किया आपने। क्यों भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता था कि अभी तक मैं ही भुलक्कड़ हूँ। मेरे साथ साथ आप भी भुलक्कड़ होते जा रहे हो, ऐसे मत करो। ठीक है। चलो देखो, ये क्या हो गया। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपली कार्बोहाइड्रेट वो होती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, इसमें और कुछ नहीं है। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है, ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म किस रूप में होती है कि एक सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है। इसमें तीन मॉलिक्यूल आपके पाए जाते हैं, तीन कंपाउंड आपके पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो क्या करते हो? ऑक्सीजन लेते हो। और जब आप एक्सहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, है ना? एंग्री? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं, मेरे चेहरे से तो मैं गुस्सा नजर आ रहा है? क्यों बदनाम करते हो मुझे? सही में तुम लोग तो जाके कहोगे आकांक्षा मैम जब देखो तब गुस्सा करती रहती हैं, फिर सर से जाके मेरी कंप्लेंट लगाओगे। ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे? मैं तो इतनी प्यारी सी स्वीट सी बच्ची हूँ मैं। चलो पढ़ लो अब। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी ये एनर्जी का, जहाँ पे आपकी क्या है? कार्ब्स पाए जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हो, ये इजी फॉर्म में ब्रेक डाउन होके आपको डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। जिसमें अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो तीन ही कंपाउंड आपके पाए जाते हैं, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन कंपाउंड के अलावा और कोई कंपाउंड इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इसी वजह से ये आपका बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपका कार्बन, जो कि आप लोग कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट आपका किस किस में होता है? आपके सीरियल्स में होता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस बार ना मैं आपको चीजें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इन द सेंस कि आपको वो चीजें नहीं कराऊंगी कि जो जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर एक एक दो दो क्लास जाएगी। वो चीज हम लोग नहीं करेंगे इस बार। इस बार जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, मेरा मेन फोकस उन्हीं चीजों पे रहेगा। मैं उन्हीं चीजों पे ज्यादा जोर दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फूड से अगर मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो फूड से क्वेश्चंस आपके प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अदरवाइज मुझे और कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं वहाँ पे, है ना? कि आपका फूड क्या होता है, फूड साइंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी देखने को नहीं मिली हैं।
लेकिन स्टिल आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आपका बेस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इसीलिए चलो ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि इसमें 3 कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि किस-किस से मिलके बना होता है, जिसमें कार्ब्स होते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? बस इतना। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज एक ऐसा है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके बॉडी सेल्स को, ठीक है? ग्लूकोज और ब्लड शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। क्या बोला था कि जो आपकी ग्लूकोज होता है और ब्लड शुगर जो होता है, ये आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मेन सोर्स होते हैं आपकी एनर्जी का। बस इतनी की पॉइंट आप लोगों को याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बीमार होते हो तो क्या होता है कि आपको तुरंत बोतल चढ़ा दी जाती है ना? ग्लूकोज की बोतल आपको चढ़ा दी जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उससे आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो और आपकी तुरंत बॉडी में एनर्जी पहुंच जाए, ठीक है? आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको एनर्जी तुरंत प्रोवाइड कर दी जाए, इसीलिए वहाँ पे क्या है, ग्लूकोज बोतल यूज की जाती है और कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा अदर मेडिसिन यूज करती जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन, बट अगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, वो ग्लूकोज ही होता है, यही सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा और सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और उसके लिए डाइजेशन में भी देखो, आपका जब जो मैकेनिज्म होता है ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है, उसको भी टाइम लगता है भोजन को पकाने में, बट इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म, ये आपका बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, इजीली ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके मैकेनिज्म को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है, ठीक है? ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कैन बी यूज इमीडिएटली और स्टोर इन द लिवर एंड द मसल्स फॉर लेटर यूज। सिंपल अभी जो बताया, ग्लूकोज क्या है, आपकी बॉडी में इमीडिएटली स्टोर हो जाता है। इमीडिएटली क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये आपके कहाँ पे स्टोर रहता है? आपके लिवर में और मसल्स में आपका ये स्टोर हो जाता है, जिससे कि क्या है, आपको जब बाद में एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एनर्जी आपको मिल जाती है। वो वाला पता नहीं एडवर्टाइजमेंट किसको याद होगा, जो एक होता था गर्मियों के टाइम में आता है, जो सूरज ऊपर से देख रहा है और बच्चा चलते जा रहा है, बैग टांग के चलते जा रहा है, अब मेरी एनर्जी लो हो गई है, आइडिया, मेरे पास तो ग्लूकोज है, अपनी ग्लूकोज की बोतल निकालता है और पीना शुरू कर देता है, तो उसकी कैसे तुरंत बॉडी एनर्जी आ जाती है ना? तो सेम वही चीज आपकी आई है, देखो कहाँ से चीजें आ रही है ना, कि आप लोगों ने देखा तो वहां पे उसको और भी कुछ ले सकता था, वो फ्रूट्स भी ले सकता था या खाना भी खा सकता था, लेकिन उसने ग्लूकोज ही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपके सबसे इजी वे में डाइजेस्ट हो जाता है और ये आपके लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी रहता है आपके लिवर में और मसल्स में, तो आप कितना भी चलो आपका एनर्जी कम नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी आसपास की चीजों को रिलेट करके पढ़ो। डन। तो ग्लूकोज के बारे में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट अब आपको किस किस से मिल जाती है, वो थोड़ा देख लेते हैं। आपको होल व्हीट ब्रेड में देखने को मिलती है, डन। बनाना में आपको देखने को मिलती है, फ्रूट्स की कैटेगरी की हम लोग बात करें। देखो जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना रिलेटेड टू फूड, आपका अभी रुको मैं बताऊंगी, है ना? बनाना, ओट्स, ब्राउन राइस, योगर्ट, क्यूना और होल व्हीट, पास्ता, एप्पल और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में मोस्ट ऑफ दी आपकी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, अच्छा खासा एनर्जी रिच। पता है जब इंसान को जब अपना वेट गेन होता है ना, तो हम उसको स्वीट पोटैटो ही रिकमेंड करते हैं रादर देन पोटैटो। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये अच्छा खासा एनर्जी का सोर्स होता है, अच्छी खासी अमाउंट में इसमें एनर्जी पाई जाती है। इतना पोटैटो में नहीं होता है जितना स्वीट पोटैटो, और ये ना हेल्दी भी होता है आपका। देखो हेल्दी वे में वेट गेन करना होता है ना, तो हम स्वीट पोटैटो रिकमेंड करते हैं एज अ डाइटिशियन, बिकॉज इट कंटेन्स मोर एनर्जी रादर देन पोटैटो, ठीक है? और डाइजेस्ट भी आपका स्टोर रहता है। आप लोग कभी खाकर देखना, गाँव वगैरह में तो बहुत खाते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जिसको आप लोग हिंदी में शकरकंदी कहते हो। इसको आप कभी खाना, गाँव में तो लोग बटर मिल्क के साथ में खाते हैं, यानी कि मठे के साथ में खाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो लोग खाते हैं तो बहुत देर तक उनको भूख ही नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अच्छी खासी प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी होते हैं और ये काफ़ी हैवी भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एनर्जी होती है ना? अब देखो यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको देखो एक चीज़ बताऊँ। आप लोगों का देखो होम साइंस के सब्जेक्ट में ये बता कौन कौन सी ब्रांच है होम साइंस में, आप अपने सिलेबस से ही बताओ।
आपकी 10 यूनिट है ना, वो 10 यूनिट बेसिकली आपके 5 स्ट्रीम से रिलेटेड है। अब 5 स्ट्रीम देखो आपकी कौन कौन सी आ गई, फूड आ गई है ना, सेकंड आपकी आ गई ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड आ गई आपकी टेक्सटाइल, फोर्थ आ गई आपकी इंटीरियर डिजाइन या फिर होम मैनेजमेंट का लेना, और फिफ्थ आ गई आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, हाँ वही आ जाएगा फूड, कोई भी, एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड बस। ठीक है, चलो अब बताओ, इससे ज़्यादा तो मेरी याददाश्त क्या ही लोगे, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया लैपटॉप और लेकिन स्विच ही ऑन नहीं किया। तो देख रहे हो, मुझे लग रहा है मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है। ठीक है, अब देखो मैं जो आपको बता रही थी, फूड वाला बता रही थी है ना, तो होम साइंस में क्या आपका बेसिकली, आवाज आ रही है ना क्लियर, ये बताओ पहले। देखो, अब यहाँ पे क्या चीजें हैं आपकी फूड में, जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू फूड देखे, चाहे वो ड्रिंक को लेकर हो, है ना, या फिर आपकी किसी भी फूड, कोई भी चीज आपको रिलेटेड टू फूड देखे है ना, तो वो सारी चीज आपकी क्या है, फूड वाले पार्ट में आ जाएंगी। आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं ना, तो वहां पे देखा करो कि ये चीजें किस चीज से रिलेटेड है। अब वहां पे अगर सपोज करो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए आप लोगों को देखने को मिलती है ना, वुमेन्स हॉर्लिक्स आते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बॉर्नवीटा या फिर हॉर्लिक्स वगैरह इन सब के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गए, एक तो उसकी ग्रोथ हो रही है, राइट, और वो किसके थ्रू हो रही है, फूड के थ्रू। तो यहाँ पे आपका क्या है, सीडी वाला पार्ट इंक्लूड हो गया, जिसको आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हो, वो चीज इंक्लूड हो गई। अब बहुत सारे आप लोगों के टीवी के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जैसे कि मैं एप्लीकेशन के नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन के नाम आते हैं, कि ये ऐप डाउनलोड कर लो और आपको इतना डिस्काउंट इस पे चल रहा है, ये फैशन चल रहा है, ये कपड़े ले सकते हो। तो वहां पे क्या आपका अपैरल डिजाइनिंग या फिर टेक्सटाइल वाला आ गया, राइट। अब आपके क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आपके एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ये, या फिर आप अपना बैंक खाता खोल सकते हो, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, एक्सटेंशन में आ जाएंगी। और कुछ आपके एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे आता है कि ये पेंट, अरे वाओ ये घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आपने घर नया बनवाया है क्या, तो कहते नहीं मैंने घर नया नहीं बनवाया, मैंने पेंट करवाया है। तो वो आपकी किस चीज में आ गया, वो आपके इंटीरियर डिजाइनिंग में आ गया। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आप उसको होम मैनेजमेंट कह सकते हो। देखो भाई, सारी की सारी यूनिट आपके एडवर्टाइजमेंट में भी कवर हो रही हैं। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग इट इज स्टडी। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी की स्टडी पे ही ध्यान मत दिया करो, अपनी लाइफ में जो आसपास चल रहा है ना उस पे भी ध्यान दिया करो, और प्रॉपर फोकस के साथ ध्यान दिया करो। क्योंकि बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपसे एग्जाम में, देखो सिंपली, आपका जो ये एग्जाम लिया जाता है ना, ये जो नेट का एग्जाम जो लिया जाता है, वो ये चेक करने के लिए नहीं लिया जाता कि आपको कितनी सारी चीजें याद हैं, बल्कि ये चीजें चेक करने के लिए लिया जाता है कि जब आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो उसको आपको रियलिटी में सॉल्व करना है ना। आपको उसके, आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे तो आप उसको लिखने थोड़े बैठ जाओगे। तो इसीलिए सभी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट किया करो और तब जाके उसको पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ से तो ठीक चल रही है मनदीप जी, यहाँ से तो क्लास ठीक है, क्योंकि अगर रुकती तो मेरे पास भी क्लास रुकती। चलो अगर दोबारा रुके तो मुझे बताना, ठीक है।
तो अब देखो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। मोनोसेकेराइड, देखो यहाँ से अब क्वेश्चंस बनने के चांसेस कैसे रहते हैं वो सुनो। यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि मोनोसेकेराइड में क्या आ जाएगा, सिंपली आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 चीजें आ जाएंगी, या और आपके डीएनए और आरएनए में राइबोज पाया जाता है। ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि मोनोसेकेराइड में किसी भी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड इन द सेंस कि इस तरीके से ये चीजें आपस में नहीं जुड़ी होती हैं, ये सिंगल होता है ये। ठीक है, हाँ मैं वो समझ गई हूँ, लेकिन मेरे पास देखो मेरा पूरा क्लियर चल रहा है, मेरे फोन में जो चल रहा है पूरा क्लियर चल रहा है, मेरा अभी तक रुका नहीं है। तो शायद आपका नेटवर्क इश्यू हो इसीलिए हो रहा हो। देखते हैं, अगर फिर से हो ना तो बता देना मुझे एक बार। डन। हाँ ठीक है। तो मोनोसेक्राइड में क्या है, सिंपली आपकी जो चीजें इजी फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाती हैं, जिसके लिए आपके मैकेनिज्म को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो चीजें आपकी मोनोसेक्राइड में आ जाएंगी। मोनो मतलब एक, इतना याद रखना। मोनो मतलब एक, और एक में क्या क्या आ जाएगा आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी कि जीएफजी। इसी से याद रख लो भाई, जीएफजी, है ना। जीएफ एक ही होनी चाहिए, अगर 2-3 हो गई तो फिर क्या है, झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही जीएफ होनी चाहिए। उससे याद रख लेना कि आपकी मोनोसेक्राइड में क्या आ जाएगा, जीएफजी आ जाएंगी। अगर वो नाराज हो गई तो बाकी जीएफ को आप नहीं रख पाओगे साथ में। ठीक है, ये हो गया। और ओलिगोसेक्राइड में क्या आ जाएगा, ओलिगोसेक्राइड में आपके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 2, 3, 4, इस तरीके से ज्वाइंट होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे मोनोसेक्राइड में किसी के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं था। अगर वो कुछ जीएफ ऐसी नहीं होती है कि अगर आपने अपने दोस्तों से बात की तो मुझसे बात मत करना, बस वो वाली कंडीशन मोनोसेक्राइड में थी। लेकिन ओलिगोसेक्राइड क्या है, उसको भरोसा है, वो क्या करेगी, चलो ठीक है आप मुझसे बात कर रहे हो, कर लो किसी से भी बात, पर मेरे पास ही आओगे। तो यहाँ पे क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाते हैं, जो कि आपका क्या है, ग्लाइसोडिक बॉन्ड को बनाते हैं। ग्लाइसोडिक बॉन्ड आपका क्या बनता है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये बनते हैं। माल्टोज आपका बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर, सिर्फ ग्लूकोज रहता है आपके, ठीक है, माल्टोज में। और लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज कहेगा मैं तो अपनी जीएफ को भी रखूंगा, मैं ग्लूकोज को भी रखूंगा और गैलेक्टोज को भी रखूंगा, मेरे पास बस जी रहेंगी, मेरे पास जीएफ कोई नहीं है। ठीक है, वो ये कहेंगे। और सुक्रोज क्या कहते हैं, सुक्रोज तो भैया सबके राजा कहेंगे नहीं भैया मैं तो जीएफ को रखूंगा, मैं किसी जीजी वगैरह को नहीं रखता, मैं जीएफ को रखूंगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको क्या करना है, माल्टोज डालना है, माल्टोज के पास में सिर्फ जीजी है। और फिर आपको डालना है लैक्टोज, लैक्टोज के पास में क्या है कि जीजी भी है और ग्लैक्टोज भी है। ठीक है, उनके पास एक जी है और दूसरी दो दो जीजी है ना। और फिर सुक्रोज क्या कहता है, अरे भैया तुम रखो अपनी दीदियों को, मैं तो भैया अपनी जीएफ को ही रखूंगा बस, मेरे पास जीएफ है। तो ये चीज आपकी रहती है ओलिगोसेक्राइड में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कहते हैं भैया मैं तो तुमसे भी ज्यादा सवासी हूँ, तो मैं, तुम लोग इजीली चले जाओगे, लेकिन मेरे पास आने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास 10 से ज्यादा कॉन्टेक्ट हैं। तो समझ रहे हो, 10 से ज्यादा कॉन्टेक्ट, तो फिर ये लोग क्या बनाते हैं, ये भी आपका ग्लोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। देखो जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है उसका तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन ओलिगोसेक्राइड में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बॉन्ड आपस में बन रहा है, तो वो ग्लाइसोडिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन पॉलीगोसेक्राइड में क्या होता है, 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो रहे हैं वहां पे, फिर भी वहां पे ग्लाइसोडिक वो बनेगा। तो अभी तक जो थे ना, जी और जीएफ लिए घूम रहे थे, अब वो क्या हो जाते हैं, वो खिंचने शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं अरे यार 10 साल तक रह लिया, अब हमारा रिलेशनशिप खिंच रहा है। तो खिंचने में क्या हो जाता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च होने लग जाता है। अब फिर अभी तक जो जीजी और जीएल लेके घूम रहे थे ना, उनका ग्लाइकोजन होना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोजन यानी कि दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, इससे समझ लेना। ठीक है, फिर आपका क्या है, सेलुलोज बनने लग जाता है, और फिर आपके लास्ट में इनुलिन बनने लग जाता है। इस तरीके से बस चीजें याद कर लेना, सिंपल। और पॉलीगोसेक्राइड में क्या है, आपके 2 टाइप्स के और होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये 2 और होते हैं आपके।
होमो आपका सिंपल और हेट्रो आपका काफी सारे। ठीक है, इससे याद रखोगे आप, भूलोगे तो नहीं इसको, भूल जाओ तो दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, याद रहेगा, बताओ जल्दी। बताओ भाई बताओ। अरे भाग गए क्या? कैसे आलसी हो रहे हो ये बताओ मुझे पहली बात तो। माना कछुए की चाल चलो भाई, पर इतने भी आलसी मत हो जाओ। पक्का क्लियर ना? नहीं है तो बोल दिया करो, देखो टोक किया करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आप यहाँ तो मुझे बोल देते हो मैम क्लियर है, मैम क्लियर है, फिर वो रिजल्ट एग्जाम में भी दिखना चाहिए ना। ठीक है, अब चलो हम लोग थोड़ा शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का शुगर ही होती है। तो हम लोग वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो शुगर आपका क्या है, सबसे सिंपल होती है, आप इसको डिसॉल्व करोगे इजीली डिसॉल्व हो जाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे आर इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म। शुगर क्या है, आपकी बेसिक फॉर्म में रहती है, तो इसीलिए इसको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। बस। उसके बाद में अगर हम लोग फ्रूट देखें शुगर के, तो कौन कौन से फ्रूट्स में आपकी शुगर होती है, फ्रूट जूसेस में और सॉफ्ट ड्रिंक में आपकी शुगर पाई जाती है, स्वीट्स में आपकी शुगर होती है, डेजर्ट में होती है, स्वीट पोटैटो में होती है, और सीरियल्स और रेडी टू ईट जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उन सब में आपकी शुगर आपकी हाई क्वांटिटी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में दे कैन बी एडेड टू फूड सच एज शुगर इन कैंडीज, आपकी कैंडीज में शुगर ऐड की जाती है, डेजर्ट में, और प्रोसेस्ड फूड, रेगुलर सोडा, इन सब में आपकी शुगर ही पाई जाती है। और आपकी शुगर जो होती है नेचुरली, वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई ना, जो इमेज दिखाई थी, वही सब चीजें यहाँ पे रिटिन फॉर्म में लिखी हुई हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन रूपों में आप लोग देखो, कोई भी एक ऐसा कुछ भी ऐसा फूड नहीं होगा जहाँ पे शुगर नहीं होगी। वो वाली चीज एक अलग है, कुछ चीजें कड़वी होती हैं तो उनमें तो शुगर नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज वहां पे शुगर बॉन्ड है वो एब्सेंट रहता है, और इसीलिए आपको जो कुछ चीजें हैं वो बिटर लगती हैं, यानी कि कड़वी लगती हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत भी शुगर की मात्रा होगी ना, वो चीज आपको क्या है, मीठी लगेगी। यही रीजन होता है कड़वे और मीठे होने का। ठीक है, करेला, करेला में किसी भी प्रकार की कोई भी शुगर नहीं होती है, इसीलिए वो कड़वा लगता है। समझ रहे हो? अब आपका शुगर का रोल क्या रहता है आपके फूड में, वो हम लोग देख लेते हैं। शुगर स्वीटनेस प्रदान करती है, ऑब्वियसली बात है, मीठा प्रदान करती है आपको। हाँ, वेजिटेबल्स में शुगर होती है, आपकी जो कैरेट लेते हो, कैरेट में आपकी शुगर नहीं होती है? बताओ, टोमेटो हो गया, टोमेटो में आपकी शुगर नहीं होती है, मीठा नहीं होता टोमेटो। मटर ले लो, पी ले लो, कुछ पी आपकी ऐसी होती हैं जो कि क्या है आपकी मीठी होती हैं, ताजा ताजा जब आप उनको लेते हो वो मीठी होती हैं, है ना? होता है, शुगर होता है, जिस भी चीज में आपको मीठापन दिखाई दे उन हर एक चीज में शुगर उनका वो नेचुरल शुगर कहलाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्म नहीं है। लेकिन आप जो एडिशनल शुगर लेते हो ना, जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, वो अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हो तो वो हार्म कर जाता है आपका। ठीक है, लेकिन जो आपकी नेचुरल जो फूड में पाया जा रहा है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, वही चीज देखो कि आपको शुगर क्या, ऑब्वियसली बात है कि मीठापन प्रदान करती है, स्वीटनेस प्रदान करती है। व्हाइट और ब्राउन क्रिस्टलाइज शुगर होती है जो कि आपके घरों में यूज की जाती है। आप लोगों ने देखी है ना व्हाइट शुगर, जो कि जनरली आप लोग यूज करते हो, और एक होती है ब्राउन शुगर, कुछ अंग्रेज होते हैं जो कि ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो वही चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है कि आपकी जो फूड इंडस्ट्री होती है वहां पे यही दो प्रकार की शुगर्स इस्तेमाल होती हैं, इनके अलावा और कोई शुगर नहीं होती है। अब यहाँ पे पाउडर शुगर आर ऑल यूज्ड एज आइसिंग शुगर इन बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी शुगर सिरम्स आर यूज्ड इन द बेवरेजेस और बेस फॉर द कुक। अब आप लोगों को इसको इजी फॉर्म में बता रही हूँ। आप लोगों ने कभी डेजर्ट बनाया, डेजर्ट इन द सेंस केक बनाया है? बताओ। अगर आप लोगों ने कभी केक बनाया होगा, तो केक में आप लोग कभी भी एक जो ठोस वाली जो चीनी होती है ना, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आप वहाँ पे जो शुगर यूज करते हो ना, उसको पीस के तब जाके आप उसे यूज करते हो। कभी भी जो एक हार्ड फॉर्म में होती है ना, उस शुगर का यूज नहीं होता है। शुगर को पीस दिया जाता है ना। अच्छा, नहीं बनाया कभी, कोई बात नहीं। आप
कोई वीडियो देख लेना, यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो देख लेना, रेसिपी देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे जो शुगर यूज की जाती है ना, उस शुगर को हमेशा पीस के यूज किया जाता है, और उसी पीसी हुई शुगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका आइसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या एब्सोल्युटली पहले के टाइम में यही आपकी नेचुरल शुगर कहलाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अब आपका टाइम बढ़ा है वो चीजें आगे हो गई हैं। ठीक है। हाँ, अगर जब तक आपकी चीनी वो ठोस है तब तक तो वो सिर्फ चीनी है, लेकिन अगर जैसे ही आप उसको पीस देते तो वो आइसिंग शुगर आपकी कहलाती है, जिसको आप यूजुअली कहाँ है, केक वगैरह बनाने में, इन सब में आप यूज करते हो। ठीक है। फिर आपका होता है शुगर आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल एसिडिक एंड बिटर टेस्ट, एग्जाम्पल इन टोमेटो सॉस। आपकी देखो, आपकी म्यूनीज में थोड़ा मीठापन लाने के लिए भी आप शुगर का यूज करते हो। ठीक है, टोमेटो सॉस बना रहे हो उसको थोड़ा और मीठा करने के लिए, क्योंकि टोमेटो में जो उनका जो मीठापन जो होता है ना, वो उनका खुद का नेचुरल होता है। जैसे आप उसको हीट करोगे उनकी जो शुगर है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए इनमें थोड़ा एडिशनल और स्वीटनेस प्रदान करने के लिए हमको है, बाहर की जो शुगर होती है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ताकि एसिडिटी भी बनी रहे उसकी, और वो खराब भी ना हो, और मीठापन भी बना रहे। ठीक है। तो आपकी देखो जो शुगर कहाँ कहाँ यूज हो रही है, आपके टोमेटो सॉस में, म्योनीज बनाने में, और मेडिकल सिरप, यानी कि जो भी आप लोग दवाइयाँ पीते हो ना, कफ सिरप जो पीते हो, ठीक है, कफ सिरप वगैरह, इन सब में आपकी क्या होती है, शुगर ही पाई जाती है, जिस वजह से आपको मीठी मीठी लगती है। बच्चों की जितनी भी होती है ना, उनमें हमेशा शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर वो कड़वी होती तो बच्चे यूजुअली उनको नहीं पीते हैं। लेकिन कुछ जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं उनमें शुगर की क्वांटिटी नहीं होती, उनको आपको एज इट इज कंज्यूम करना होता है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि शुगर हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। एक तो आपकी दो तरीके की शुगर होती हैं, व्हाइट और ब्राउन। ठीक है, अब इन व्हाइट और ब्राउन शुगर को हम लोग किस में, केक बनाने के लिए, बेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, फ्रूट सॉस बनाने के लिए यूज करते हैं, टॉपिंग में यूज करते हैं, और फ्लेवर्ड सिरप बनाने में यूज करते हैं, और साथ ही साथ आपके क्या है, टोमेटो सॉस बनाने में, म्यूनिस बनाने में, और जो आपकी मेडिसिन जो बनती हैं उनमें भी आपकी शुगर का यूज किया जाता है। ठीक है। ये आप लोग देख लेना, हिंदी में सफेद और भूरे रंग की क्रिस्टलीय शर्करा का उपयोग घर के खाना पकाने और खाद्य उपयोग में मिठास के रूप में किया जाता है। पाउडर शर्करा का उपयोग बेकिंग और कन्फेक्शनरी में आइसिंग शुगर के रूप में किया जाता है। चीनी सिरप का उपयोग पेय पदार्थों में या फिर फल के सॉस बनाने में, टॉपिंग करने में, स्वाद के लिए यूज किया जाता है। शर्करा का उपयोग अम्लीय और कड़वे स्वाद का एकदम संतुलित करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी टोमेटो सॉस हो गई, म्योनेज हो गई, या फिर आपकी सिरप हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टेक्सचर, वॉल्यूम एंड मॉइस्चराइजर की आपकी जो शुगर होती है उसका टेक्सचर किस तरीके का होता है, किस हिसाब से, वॉल्यूम क्या होती है आपकी, वॉल्यूम यानी कि वो कितना ज्यादा क्वांटिटी में लग रही है। अब जैसे कि देखो, ये आप देख रहे हो कि इसका मोटापन जो आपको दिख रहा है कि इसकी कितनी वॉल्यूम है, इसकी कितनी वॉल्यूम है, ये आपका होता है वॉल्यूम। ठीक है, क्वांटिटी एक तरीके से जो मोटापन आप कहते हो। शुगर प्ले अ मेजर रोल इन डिफाइनिंग द बल्क एंड टेक्सचर ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पे, ये आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे ये कुछ क्या है, बन है आपके, जो आप बेसिकली ब्रेड देखते हो, ये बन है आपके, ये आपकी कुकीज हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, अगेन ये कुकीज हैं आपकी, या फिर आप इसको स्वीट ले लो, जो मिठाई होती है। ये आपका क्या है, ये आपका केक है, और ये आपकी क्या है, टी है। अब यहाँ पे सारी चीजें आपकी इंक्लूड कर दी हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हैं, सेमी लिक्विड भी हैं, वो सभी चीजें यहाँ इंक्लूड कर दी हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या किसी का भी टेक्सचर किसी से भी मैच खा रहा है, बताओ। क्या बन का टेक्सचर कुकीज से मैच है, या कुकीज का टेक्सचर केक से मैच है, बताओ। नहीं है। यहाँ पे हर किसी का जो टेक्सचर है वो अलग अलग है। चाय का टेक्सचर, टेक्सचर क्या है कि आपको इसको जो टच करने पे जो एक अलग एहसास फील हो, है ना। अगर आप चाय को टच करोगे तो वो एकदम पानी की तरह आपको लगेगी, एकदम लिक्विड फॉर्म में आपके हाथ में ही नहीं रहेगी। अगर आप बन को टच करोगे तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, जिसको आप इजीली दबा सकते हो। ठीक है, और कुकीज को आप टच करोगे तो ये आपको क्या है, छूने पे क्या है, हार्ड लगेंगी, लेकिन ऊपर से बस हल्की सी, इतनी मतलब ऐसा लगेंगी कि मक्खन की तरह, लेकिन ये हार्ड होंगी। ठीक है, और केक को वहीं आप लोगों की, तो केक आपको छूने पे क्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता है। तो ये चीजें आपकी क्या होती हैं,
जहाँ पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता चले, वही आपका टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, वही आपका टेक्सचर होता है, और यही टेक्सचर जो होता है आपको प्रोवाइड करता है कि कितनी चीजें आपकी बल्क में रहेंगी, कितनी कम रहेंगी। ठीक है, तो शुगर जो होती है ना, जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हो तो वही आपके केक्स, बिस्किट, इन सब में वॉल्यूम ही लेकर आती है। अब देखो यहाँ पे आपने चीनी का इस्तेमाल किया, राइट। अब इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल किया, तो अब यहाँ पे देखो, आप लोग कभी केक बना के देखना, ट्राई करना। जब भी आप केक का बेस बनाते हो ना, जिसमें आप लोग व्हीट फ्लोर, ये सारी चीजें आप जब वाइट व्हीट फ्लोर आप यूज करते हो, यानी कि चीनी का इस्तेमाल करते हो, मैदे का इस्तेमाल करते हो, कोको पाउडर का इस्तेमाल करते हो, ऑयल का, दही का, इन सब चीजों को यूज करके मिक्स करके तब आप इसको बेक करने के लिए रख देते हो। तो जब आपका केक बेक होकर आता है ना, तो वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो हल्का सा सॉफ्ट होता है, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है वो। लेकिन जैसे आप उसमें शुगर सिरप मिलाते हो ना, तो एक तो उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के बाद में क्या, आपका केक खाने के लिए ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता है। आप जैसे उसको मुंह में डालते हो ना, एकदम वो घुल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, आपकी शुगर की वजह से होता है। तो यहाँ पे वही बात आपकी कही जा रही है कि शुगर जो होती है वो आपके टेक्सचर के बारे में भी बताती है, और शुगर जो होती है आपके केक में वॉल्यूम भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि आपका जो जो भी आइटम है वो कितना फूला रहेगा और कितना कम रहेगा। ठीक है, ये दो चीज हो गई। और शुगर आपकी किससे, जेलिंग एजेंट इसमें होता है। शुगर में आपका क्या है, जेलिंग एजेंट होता है, जिसको आपके क्या है, जैसे कि पेक्टिन हो गया आपका, ये कुछ नाम याद रखना। अगर आपको कहीं पेक्टिन नाम देखने को मिल जाए तो ये आपका शुगर से रिलेटेड है, और शुगर क्या होता है, आपका जेलिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो कि आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जेली बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि जेली बताओ, कि जेली इस तरीके से थोड़ी सी सॉफ्ट और हार्ड क्यों होती है, जैम का टेक्सचर इस तरीके से क्यों होता है, तो अब आप लोग बता सकते हो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें पेक्टिन पाया जाता है। और पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन वो होता है जब आप शुगर को कुक करते हो ना, तो उस वजह से वो जेल टाइप की बन जाती है, जिसको आपके पेक्टिन कहा जाता है, और इसी से ही आपकी जेली का जो टेक्सचर है वो इस तरीके से सॉफ्ट और थोड़ा हार्ड होता है। समझ गए चीजों को। अब आपको रीजन समझ में आया कि आपकी जेली थोड़ी सी सॉफ्ट और हार्ड क्यों होती है। जेम्स का अगर आप लोग टेक्सचर देखोगे तो थोड़ा सा खुदरा क्यों होता है, वो आपको सिर्फ पेक्टिन की वजह से ही होता है। और पेक्टिन आपका कब बनता है, जब आपकी जो शुगर होती है उसमें एक जेल वाली कंसिस्टेंसी आ जाती है। ठीक है, याद रखोगे ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप लोग देखो, जो चीज आप खा रहे थे, क्या आपको इससे पहले चीजें पता थी, आप लोग बस खा रहे थे चीजें, लेकिन उसके पीछे का रीजन आपने कभी नहीं ढूंढा कि ये इस तरीके से चीजें क्यों हो रही हैं, राइट। फिर आपका क्या होती है कि जब आप लोग बेक प्रोडक्ट बनाते हो ना, देखो बेक प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाता है, केक आ जाएगा, बिस्किट आ जाएगा, जिसको इजीली आप माइक्रोवेव में या इस तरीके से आप बेक करने के लिए रखते हो। ठीक है, तो जो बेक प्रोडक्ट आपके होते हैं वो स्टार्च जेलेटिनाइजेशन की वजह से होते हैं, यानी कि जब आप टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे रखते हो ना उसको, क्योंकि केक वगैरह ये है आपके माइक्रोवेव वगैरह में हाई टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि एयर की वजह से उनमें बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपका जो भी फूड होता है वो फूलना शुरू हो जाता है। फूलने की वजह से आपका क्या है, जो एक तो लाइट वेट हो जाता है, और लाइट वेट होने की वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम इन द सेंस कि वो साइज में बड़ा हो जाता है, और जो लाइट वेट हो जाता है, ये चीज होती है। आप लोग कभी इडली, चलो इडली बनाते हो आप लोग, ठीक है, स्टीम की हेल्प से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसका बैटर होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है, और भारी भी होता है, वजन में ज्यादा भी होता है। लेकिन जैसे आप उसको बेक करने के लिए रखते हो तो उसमें क्या है, एयर कांटेक्ट में आती है, और एयर कांटेक्ट में आती है उस वजह से क्या है, उसमें बबल बनना शुरू हो जाते हैं। बबल बनने की वजह से क्या है, वो फूल जाती है, और फूलने की वजह से क्या है, वो लाइट वेट हो जाती है। आप लोगों ने देखा ना कि अरे आपने तो उतना ही बैटर रखा था, जो कि बैटर भारी था, लेकिन अब इडली बहुत हल्की लग रही है आपको। होता है कि नहीं होता है, तो ये किस वजह से होता है, ये आपकी टेम्परेचर और एयर बबल्स की वजह से होता है। ठीक है, दोबारा समझाऊं, पहले तो समझ आया कि नहीं आया, या फिर दोबारा समझाऊं। पक्का आ गया ना समझ। ठीक है, और जो आपकी शुगर होती है ना, जब आप
ईस्ट फर्मेंटेशन करते हो ना, उसमें भी हेल्प करती है आपकी। यानी कि जब आप खमीर उठाते हो ना, जैसे कि आप सपोज करो कि आप कोई ढोकला बना रहे हो तो उसमें हल्की सी आप शुगर ऐड कर देते हो, या फिर आप डोसा बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी आप शुगर ऐड कर देते हो। तो ये जो उसके बाद में जो उसमें खमीर उठता है, खमीर उठने के बाद में ही आप ये चीजें बनाते हो, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, उसमें थोड़ी सी शुगर भी आपकी किस में हेल्प करती है, फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। बेसिकली आप लोग फर्मेंटेशन के लिए या तो सोडा यूज करते हो, है ना, या फिर योगर्ट का यूज करते हो, लेकिन आपकी शुगर भी है कहीं ना कहीं आपके फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन जो नमक होता है वो फर्मेंटेशन को स्लो कर देता है, बहुत धीमा कर देता है। इसीलिए नमक आप लोगों ने जब भी देखा होगा, आप लोग कभी इडली डोसा या ये सारी चीजें आप बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि नमक सबसे एंड में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि फर्मेंटेशन है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, यही रीजन होता है नमक को एंड में डालने का, स्टार्टिंग में इसीलिए उसको नहीं डाला जाता है। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में शुगर दही ये सारी चीजें डाल के रख देते हो, लेकिन बाद में नहीं डालते हो इनको। ठीक है, शुगर जो होती है वो आपकी ह्यूमिकेंट होती है, यानी कि बाइंड वाटर होती है, जो कि आपके फूड प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करती है और आपके टेक्सचर को भी इफेक्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग नींबू का अचार बनाते हो तो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव आप किसका, शुगर का यूज करते हो। तो शुगर आपके भोजन को खराब नहीं होने देती है, और ये खराब आपका क्यों नहीं होता है, क्योंकि शुगर आपकी बाइंड वाटर होती है, जो आपका जो पानी का जो मॉइस्चर होता है ना उसको बांध के रखती है। ठीक है, इसीलिए आपका जो फूड है वो खराब नहीं होता, और आपके स्वाद को भी ये प्रभावित करती है। शुगर ऑल्सो रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपकी चीनिंग होती है ना, वो आपकी जब चीजों को जमने भी नहीं देती है। अगर आप किसी चीज में शुगर ऐड कर दोगे ना, तो वो आपकी चीजों को जमने नहीं देगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्टर आइसक्रीम, यानी कि और ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, और इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा चीनी को आप पकाओगे तो कितनी जल्दी ये पक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो शुगर है इन तो हमने शुगर के रोल क्या देखे, शुगर सबसे पहले हमें टेक्सचर प्रोवाइड कर रही थी, कुकीज का, केक का, इन सब का टेक्सचर आपका अलग अलग था। वो किसकी वजह से हुआ, शुगर की वजह से हुआ। दूसरा, स्वाद हमें दे रही थी हमारे खाने में। तीसरी चीजें हमें क्या दे रही थी, कि हमें जो भी जेलीज और ये सारी चीजें होती हैं उसका जो टेक्सचर अलग होता है, वो किसकी वजह से होता है, पैक्टिन की वजह से होता है। ठीक है, और शुगर हमारा एज अ प्रिजर्वेटिव काम करती है। ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, इनके की पॉइंट बोल रही हूँ। आपको ये पूरी रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें आप याद कर लो। प्रिजर्वेटिव का काम करती है, ठीक है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, ये सब चीजें हैं आपकी। और आपको क्या है, कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस करती है। डन, और आपके टेक्सचर के लिए भी हेल्प रहती है ये, फर्मेंटेशन में भी हेल्प करती है। तो आपके देखो इसके की पॉइंट मिल गए। आप ये चीजें याद कर लोगे, आपको शुगर के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी याद हो जाएंगी। और इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये आपके फ्रूट्स में पाई जाती है। डन, और आपके वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है। ये सारे इसके सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, अब कलर की बात कर लेते हैं। शुगर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ मैनी कुक्ड फूड थ्रो प्रोसेस। देखो, जो आपकी शुगर जब आप यूज कर देना, तो उसकी वजह से आपके जो फूड होता है, अगर आपने किसी भी फूड को कुछ भी खाना है, उसको आपने शुगर डाल के पकाया है, तो उसकी वजह से ना आपको दो कलर देखने को मिलते हैं। वो दो कलर आपके किसकी वजह से होते हैं, या तो मिलार्ड रिएक्शन की वजह से होते हैं, या फिर कैरेमलाइजेशन की वजह से होते हैं। मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है, जब आप इसको क्या करते हो, एकदम गर्म आग पे करते हो। ठीक है, वो आपका मेलार्ड रिएक्शन कहलाता है, जहाँ पे हीट मिल रही है और आपकी शुगर मिल रही है, उस वजह से आपका क्या है, मेलार्ड रिएक्शन होता है और आपका ब्राउन कलर बन जाता है। कैरेमलाइजेशन क्या होता है, एकदम जो कड़क हो जाता है। लेकिन जो आपकी चपाती होती है वो जो ब्राउन कलर की होती है ना, वो आपकी मेलार्ड रिएक्शन की वजह से नहीं होती है। वो आपकी एक होती है डेक्सनाइजेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो वो आप वहां पे मिलार्ड रिएक्शन मत लिखना। चपाती का ब्राउन कलर मिलार्ड रिएक्शन की वजह से नहीं होता है। जो मिलार्ड रिएक्शन होगा ना, ये सारी आपकी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती है ना, उनको जब आप सॉलिड फॉर्म में करते हो तब आपका ये मिलार्ड रिएक्शन होता है। जैसे कि मिल्क हो गया आपका, डन,
या फिर कुछ भी आप अलग कोई चीज बना रहे हो तो वहां पे मिलार्ड रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, डन। और जो आपकी चपाती होती है वहां पे डेक्शिनाइजेशन होता है, जिस वजह से आपका ब्राउन कलर देखने को मिलता है। मिलार्ड रिएक्शन क्या होती है, इसको देखो, ये चीज अब याद रखना, मिलार्ड रिएक्शन इसको नैनो एंजाइमेटिक भी कहा जाता है। ये चीजें हाईलाइट कर लेना, नैनो एंजाइमेटिक कहा जाता है, नैनोजेक्टिव भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्राउन कलर होता है। और ब्राउन, ये देखो आपकी ये क्वेश्चंस में पहले पूछी गई थी, मिलार्ड रिएक्शन किस वजह से होता है, क्या क्या चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, अमीनो ग्रुप, प्रोटीन के अमीनो ग्रुप, ठीक है, और अमीनो एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तब आपका ये मिलार्ड रिएक्शन होता है, जहाँ पे ये आपके शुगर को रिड्यूस कर देते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, तो वो चीजें मत करना। प्रोटीन और शुगर जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हीट पे जब आ जाते हैं ना, तो उस वजह से आपका कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका मिलार्ड रिएक्शन कहलाता है। अगर यहाँ पे फैट आता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फैट को रिड्यूस नहीं करता, प्रोटीन और शुगर, एसिडिक एसिड, ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन फैट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, डन। तो ये चीजें याद रखना। मिलार्ड रिएक्शन में क्या है, इसको आप लोग देखो, दोज ओनली वर्क विद रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज, यही शुगर इसमें रिड्यूस किए जाते हैं। यानी कि इनको ऑब्वियसली बात है, जब हाई हीट पे इनको पकाया जाता है तो ये जलना शुरू हो जाते हैं, और उस वजह से क्या है, ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करने लग जाते हैं, और उनका फ्लेवर भी चेंज कर देते हैं, और उसकी खुशबू भी चेंज हो जाती है। आप लोग कभी बिस्किट बनाते हो तो बिस्किट में शुगर का यूज होता है, तो आप लोगों ने देखा, आप लोग क्या करते हो कि चीजें तो व्हाइट कलर की यूज कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने मैदा यूज किया, मैदा तो पूरा व्हाइट होता है, चीनी यूज करी, चीनी भी व्हाइट होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको बेक करते हो वो ब्राउन कलर के क्यों हो जाते हैं। कभी आपने देखे हैं बिस्किट व्हाइट कलर के? नहीं होते हैं, हल्के से ब्राउनिश वो जरूर होते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं, एक तो उनमें हीट टकराई उनसे, और प्लस उनमें शुगर थी, तो उस वजह से क्या है, वो ब्राउन कलर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरेमलाइजेशन है, ये हम लोग, चलो मैं ये बता देती हूँ, इसकी स्टेजेस है, मैं ये कल बताऊंगी आपको। कैरेमलाइजेशन क्या है, जब भी आप किसी भी शुगर को आप हीट पे पकाते हो ना, हीट पे एकदम धीमी आंच पे जब आप पकाते हो, तो उस वजह से क्या, जो आपकी चीनी है वो गाढ़ी होने लग जाती है, और गाढ़ी होने की वजह से फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को आपका कैरेमलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं, कैरेमलाइजेशन इज अ स्लो कुकिंग प्रोसेस, यानी कि कैरेमलाइजेशन बहुत धीमी आपकी पकाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, आपकी जो शुगर होती है उसको पकाया जाता है धीमी आंच पे, सिर्फ चीनी को ही पकाया जाता है, कॉजिंग अ चेंज इन बोथ अपेयरेंस एंड फ्लेवर। और ये जो चीनी होती है वो देखने में भी बदल जाती है, और इसको जो फ्लेवर है वो भी बदल जाता है। थ्रो अ प्रोसेस कॉल्ड, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, यानी कि आपने आग ली, आग, ठीक है, उसके ऊपर पतीला रखा, पतीले में आपने चीनी डाली, ठीक है, और जब वो पक रही है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस को आपका क्या कहा जाता है, प्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस के देखो, यहाँ तक अभी आपकी शुगर क्या थी, वो एकदम व्हाइट थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको पकाना शुरू किया, वो धीरे धीरे क्या है, ब्राउन होना शुरू हो गई, और जैसे ये ब्राउन होना शुरू होने लग जाती है ना, इसको आपके क्या है, कैरेमलाइजेशन कहने लग जाते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है कि ब्राउन कलर तक ये पहुंच जाती है, और ये नटी फ्लेवर की हो जाती है, यानी कि ये थोड़ी सी कड़क हो जाती है। आप लोग कभी चीनी को पकाओगे तो आप लोग देखना कि वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो अब ये देखो, शुगर तो आपकी क्या है, सुक्रोज में भी पाई जाती है, फ्रक्टोज में भी, ग्लूकोज में भी, गैलेक्टोज और लैक्टोज, इन सब में आपकी शुगर पाई जाती है। लेकिन अगर आप सुक्रोज को 320 टेम्परेचर पे पकाओगे, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे पकाओगे, तब आपको कैरेमलाइजेशन मिलेगा। फ्रक्टोज को 230 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पकाओगे तो आपको कैरेमलाइजेशन मिलेगा। ग्लूकोज का टेम्परेचर 320 फ़ारेनहाइट है, ग्लूकोज और सुक्रोज का टेम्परेचर है वो सेम है। ठीक है, गैलेक्टोज का भी टेम्परेचर सेम है, और लैक्टोज का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा ज़्यादा हीट पे आपको पकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैरेमलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हम लोग कल करेंगे अपना। ठीक है, लेकिन तब तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लगा?
कोई चीज़ें हार्ड तो नहीं लगी है ना? इज़िली समझ में आया है? बताओ। एक बार ये रिवाइज़ कर लेना सारी चीज़ें आज जाके। डन? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो मिलते हैं कल 10 AM पे। प्लीज़ लेट जॉइन मत कर लिया करो, टाइम से जॉइन कर लिया करो, बहुत मेहरबानी होगी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास जॉइन करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय। कल मिलेंगे। ऐसे ही खुश रहा करो मनदीप जी, अच्छे लगते हो खुश होते हुए, उदास नहीं रहते हैं।